शाह साहब वो कह रहे बाबूज हैं जिनको के इंतखाबी सियासत का पता नहीं है, जिसकी वजह से आपने इलेक्शन से बायकॉट किया और आज पीटीआई जो है वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, उसका सुनामी साहिलों तक नहीं पहुंच रहा। देखिए, एक तो ज़िमनी इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन की नौयत में, हालात में फर्क होता है और आप में इन दोनों में तमीज आपको करनी होगी। पीटीआई ने एक असूली मौक़िफ़ लिया था कि हमने इन वोटर लिस्टों पर इलेक्शंस में नहीं जाना, और ये इनकी पिटीशन ज़िमनी इलेक्शंस के इनकाद से पहले की दाखिल हुई थी, तो वो उस बुनियाद पर पीटीआई इंतखाबात में नहीं गई। लेकिन ये सही है, मैं इस पे इत्तफाक करूंगा कि लोगों ने पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये तो अच्छी बात है। देखिए, अगर लोगों ने जमहूरियत के हक में 57% लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, तो हर आदमी जिसकी सोच जमहूरी है वो उसमें उसको खुश होना चाहिए। ये तो एक खुशाइन बात है कि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहे और वो वक्त के साथ साथ मजबूत भी हो और उसमें बेहतरी भी आए। हम भी यही चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में न सिर्फ बेहतरी आए, उसको पहले से ज्यादा शफाफ किया जाए, एक ऐसा सेटअप निगरान आए जिसपे सबको एतमाद हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट हो और लोगों को अपनी आजादाना तरीके से राय का हक मिलना चाहिए, और फिर जो भी लोग फैसला करेंगे उस फैसले को कबूल करना चाहिए। अच्छा, लेकिन बायकॉट की वजह सिर्फ ये थी कि इस हुकूमत के अंडर आप नहीं आना चाहते, या वही बात है कि इंतखाबी सियासत का बहुत से लोगों को नहीं पता? नुकसान तो बहरहाल शाह साहब आपकी जमात को हुआ है, नहीं? देखिए, इस इलेक्शन का तो हम तो जनरल इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो रही है, लोगों के हालात पहले से ज्यादा बिगड़ रहे हैं, माशी हालत बहुत बिगड़ चुकी है और हुकूमत को कोई उसका एहसास ही नहीं है कि माशी हालत कितनी बिगड़ चुकी है। हमारे इदारे बहुत दिन ब दिन जो हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी डिलीवरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और हम समझते हैं कि जिस लेवल पर करप्शन है, जिस लेवल पर नाअहली है, लोगों को एक जनरल इलेक्शन में नया चुनाव का मौका मिलना चाहिए। जी शाह साहब, फौजिया कुछ कह रही हैं। जी आसमा, अगर वाकई में इतनी महंगाई है, लोग परेशान हैं, करप्शन है, जो इन्होंने बातें कही हैं, तो फिर इतना टर्न आउट नहीं होना चाहिए था। जीतता कोई और, हारता कोई और, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये इतने सारे लोगों का इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना और जाके वोट डालना, देखिए 90,000 कोई मामूली फिगर नहीं होता है, 40,000 कोई मामूली फिगर नहीं है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बार बार इसको कहना कि जी लोगों का एतमाद नहीं है, महंगाई है, परेशानियां हैं, और ये जितनी भी इनकी रेट्रिक चल रही होती है, वो तो ऐसा लगता है कि लोगों का पूरा एतमाद है इस प्रोसेस पे, जीता हारा कोई भी हो, लेकिन वो इसमें शरीक हुए हैं, इस बात की गमबाजी करता है कि उनको इस तरह की कोई इशू परेशान नहीं कर रहे हैं। बहरहाल महंगाई और करप्शन तो है, और जैसे साहब ने बहुत हंस के अपने इजहार भी किया। जी शाह साहब, अगर फौजिया बीबी ये समझती हैं कि लोग परेशान नहीं हैं, तो फिर मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ है। यकीन जानिए, आप किसी इंडिपेंडेंट ओपिनियन पोल ले लीजिए, हर पाकिस्तानी जो है महमूद साहब, इतने लोग फिर क्यों आए? उनका ये कहना है कि अभी तक पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर उनका यकीन है। जी उनका जी। अच्छा शाह साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जज साहब भी काफी देर से खामोश बैठे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद हम इसी सवाल को आगे उठाएंगे कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो बैलेट से खौफजदा है, इस हुकूमत के अंडर आना नहीं चाहती है, या उनका मंसूबा कुछ और है। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तबले इंतखाब बच चुका है, हर पार्टी अपने अपने इंतखाबात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। हालिया इंतखाबात जो ज़िमनी इंतखाबात थे, क्या ये आम इंतखाबात का ट्रेलर हैं, और तहरीक इंसाफ कितनी तैयार है? क्योंकि पीपल्स पार्टी को जज साहब और PMLN को दोनों को एक अपोजिशन मिलेगी, और वो है इमरान खान साहब की। ये तो बात दुरुस्त है कि तीसरी सियासी कुव्वत उनकी है, लेकिन ये जो इंतखाबी फहरिस्तों वाला काम है ये मुकम्मल हो जाएगा? ये जो मुकदमात हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर अब कटहरे में है, ये कहाँ तक ये मामला जाएंगे?
देखिए दो तीन मुख्तसर पहली बात तो ये कि ये जो मुझे नहीं पता टर्न आउट क्या है या नहीं किया, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह भी ये है ना कि देखें ना, आप जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? या तो मिसाल के तौर पर कोई ऑल्टरनेट होता और उसको परसू किया जाता तो फिर तो बात दूसरी है। और फिर दूसरी बात आप देखें कि इवन माजी के हिस्ट्री देख लें, इवन 2008 के इलेक्शन में वहां पर भी बाइकआउट की बात हुई, लेकिन लोग उस तरफ नहीं गए और दुरुस्त नहीं गए। वक्त ने इस बात को साबित किया। तो वो तो एक अलग इशू है। और ये बात 57% की जो आपने बात की ना, तो देखिए ना, अगर तो कोई अल्टरनेट कोई दे दे कि जनाब ये इसका अल्टरनेट, फिर तो मैं ये सोचूंगा ना कि जनाब क्यों ना इस तरफ चल जाए। लेकिन अगर अल्टरनेट है ही नहीं तो फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब हम कानून और आइन के स्टूडेंट भी हैं। अब रही बात ये कि ये मामला कहां जाएगा, देखिए गुजारिश है, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, ये जो केस चल रहा है ना, इसमें मेरे लिए ना कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, ना कोई शॉकिंग न्यूज होगी, बल्कि न्यूज ही नहीं होगी। अच्छा। इसकी वजह यह कि देखिए, आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफा बात ये कर दी थी कि जनाब मैं खड़ा हूं, मतलब प्रेसिडेंट साहब के सामने, और जो भी होगा मैं हूं। और दूसरी बात, उन्होंने केस का फैसला भी सुना दिया हुआ है। उन्होंने कहा ये मैं गाजी बनूंगा, शहीद बनूंगा। इसका मतलब सारे लोग ये बड़ी कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। ये गो के केस कानून का है, लेकिन कानून के इस केस को पॉलिटिकली ये हैंडल कर रहे हैं। इसका मतलब अच्छी गेम खेल रहे हैं ना? नहीं, बहुत देखिए पॉलिटिकली बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं। देखिए ना, गुजारिश ये है कि कुछ भी फैसला आ जाए ये इनके फायदे ही में जाना है, एक बात। तीसरी बात ये कि इलेक्शन की, ये मैं जरूर कहूं, भी मेरा ख्याल अब इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि बात बड़ी सीधी सी है कि ये 4 साल हो गया, वैसे भी आखिरी साल, इलेक्शन हो जाना चाहिए। और लोग जो हैं, जो अब थोड़ा सा रुके हुए हैं ना, देखें तब्दीलियां 2 चीजों से होती हैं, या बैलेट से होती हैं, या लोग जब बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं तो बाहर नहीं। बुलेट नहीं, बुलेट तो जरा बहुत दूर की बात होती है, इनकलाब वाली बात बलूचिस्तान में तो हो रहा है। नहीं, वो एक डिफरेंट इशू है, वो डिफरेंट इशू है। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि उसको रोकने के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि अनारकी ना आए। मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, अगर ये समझते हैं कि लोग इनके साथ हैं। मैं फौजिया बीबी से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, खुदा करे इनको सारी सीटें ले जाए, लेकिन एक दफा ये चले जाएं और जाके लोगों से वोट ले लें। और इस दफा इलेक्शन, आपको बात बताऊं, ये जो लिस्टें बन रही, उसमें एक काम बड़ा अच्छा हुआ है, और वो ये काम हुआ है कि जो लिस्टों में जो ना वोटर का जो आईडी कार्ड नंबर होगा, और तमाम पार्टियां अगर कॉन्टेस्ट करेंगी, तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो फिर बेईमानी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, ये सवाल तो रहेगा ही नहीं ना कि मेरा वोट आप डाल गई, ये मेरा आपका वोट ये डाल गई। इसलिए आज प्रेसिडेंट ज़रदारी ने भी कहा कि शफाफ होंगे, लेकिन अभी सवाल तो उठा रही है। नहीं, देखिए सवाल इसलिए होगा कि जो लोग उधर बैठे होंगे ना, जब पीटीआई भी जो आएगी, मुस्लिम लीग भी आएगी, और ये लोग आएंगे, तो जब इनके एजेंट बैठे होंगे, करना कुछ भी नहीं है। मैं वहां पर आया हूं, आईडी कार्ड मेरे पास होगा, उसमें मेरी तस्वीर होगी, नंबर उससे टैली करेगा, तो अगर ये तीनों बैठे रहे तो इलेक्शन खुद ब खुद ठीक है। अच्छा, मैं एहसन साहब, आप ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी 90 के करीब, ये बिल्कुल मैं ड्राइंग रूम की आपसे बात कर रही हूँ, लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहे हैं पीपल्स पार्टी 90-100 के करीब अपने सीटें ले जाएगी, पीटीआई 40-50 इस तरह से होगी, पीएमएलएन जो है वो शायद 60 लेगी, इससे भी कम। ये मैं आपको बिल्कुल ड्राइंग रूम की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आपके पता नहीं, आप लगता है कि पीपल्स पार्टी के ड्राइंग रूमों में घूमती फिरती हैं, पीएमएलएन के ड्राइंग रूम में भी आया करें। पीएमएलएन वाले तो आवाम के पास ही नहीं जाते, क्या तो बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी आपने देख ही ली है, ये हालिया बाई इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी कम से कम 2 हल्के हार गई है पीएमएलएन को इन बाई इलेक्शंस के अंदर। जो महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और इस वक्त मुल्क की लोड शेडिंग की और गवर्नेंस की हालत है, पीपल्स पार्टी को बहुत सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि खुद सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को काफी सेटबैक होगा, जहां पर अभी भी जो सैलाब के लोग हैं, मुतासरीन हैं, वो बेयारो मददगार पड़े हैं, और वहां की जो गवर्नेंस है वो लोग, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी बुरी है। कि पंजाब में आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा पीटीआई से, ना चाहते हुए भी। तीसरी बड़ी कुव्वत तो है वो इस वक्त। मैं आपको आसमा ये बताऊं कि इस वक्त बहुत ज्यादा इमरान खान साहब का जोर है पीएमएलएन के ऊपर, और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि पीटीआई के जरिए पीएमएलएन को कंटेन किया जाए। लेकिन वोटर बहुत बाशऊर है, और जब वोटर ये देखेगा कि इमरान खान साहब सिर्फ एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो पीएमएलएन के वोट तकसीम करके पीपल्स पार्टी को तकवीत का जरिया बन रहे हैं, तो वोटर जो है वो अपने वोट को पीएमएलएन ही को कास्ट करेगा। जैसा कि 93 में आपको याद होगा कि इस्लामी फ्रंट था, तो जमात इस्लामी का वोटर जो कि बड़ा पक्का वोटर होता है, उसके भी 70% वोटर्स ने अपना वोट बिलाकर पीएमएलएन को दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि इस्लामी फ्रंट को वोट देके हम पीपल्स पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लिहाजा ये जब इलेक्शन की कैंपेन चलती है, लोग देखते हैं। मैं आपको देखिए, ये नारे लगा देना बहुत आसान है, ये जो हुकूमत है ना, हुकूमत चलाना, पब्लिक सेक्टर को रिफॉर्म करना,
یہ بہت جان جوکھوں کی مشینری ہے جس کے لیے بڑا تجربہ چاہیے ہوتا ہے. میں نے اگلے دن فیس بک کے اوپر ایک سوال کیا پی ٹی آئی کے سپورٹر سے. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ پورا نظام آپ 80 دنوں میں 90 دنوں میں ٹھیک کر دیں گے, یا تو مجھے کنونس کریں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی جادو ہے, وہ جادو کی چھڑی چلائیں گے تو ٹھیک کر دیں گے. اگر وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے تو وہ ان کو ایک ٹیم درکار ہوگی 18 کروڑ کا ملک ٹھیک کرنے کے لیے. میں نے کہا مجھے 10 نام بتا دیں, ایسے 10 نام کے جن کے پاس کم از کم 3 سال حکومت کے اداروں کو چلانے کا تجربہ ہو, کہیں وہ وزیر رہ چکے ہوں, کہیں وہ ناظم یا چیئرمین رہ چکے ہوں بلدیہ کے. اور میری بات سنیں نا, پوری بات مکمل کر رہے تھے. دیکھیں 2 آپ کو معیار چاہیے, ایک کمپٹنس اور ایک کمٹمنٹ. میری بات سنیں اسما پلیز, مجھے ختم کر لینے دینا. ایک آپ کو کمپٹنس چاہیے اور ایک آپ کو کمٹمنٹ چاہیے. اب کمٹمنٹ کے لیے کم از کم ان لوگوں کا 3 سال پی ٹی آئی سے بھی رشتہ ہو. ایسے لوگ دونوں چیزیں. اچھا میں قریش صاحب سے پوچھوں, قریش صاحب احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کمپیٹنس چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے اور جنرل الیکشن کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں گے بڑا فرق ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے کہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ عمران خان کے پاس کوئی چھڑی نہیں, لیکن عمران خان کے پاس جو چیز ہے وہ ہے کریڈیبلٹی. عمران خان کو لوگ اس وقت اس پر اعتماد کر رہے ہیں, اور سچی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتوں کو اتنے مواقع مل گئے ہیں تو کیوں نہ ان کو آزما کے دیکھیں. تو وہ جو ایک آزمائش کی بات ہے بیرسٹر جو ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کو ملے گا, اور ایک نئی جماعت ہے. جی میرا خیال ہے قریش صاحب سے ہمارا ٹیلی فونک رابطہ منقطع ہوا ہے اور ہم دوبارہ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن فوزیہ, یہ آپ جس طرح ابھی مسکرا رہی تھی جب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کی آپس میں کراس ٹاک ہو رہی تھی, لیکن بات تو سچ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو اتنا ڈیلیور نہیں کیا. تو بیٹھ کے اندازے لگانا وہ تو بڑا آسان کام ہے, لیکن جو ڈیلیور کرنا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. گورننس کے ایشوز ہیں, انتخابات میں کیا لے کے جائیں گے؟ دیکھیے ڈیلیورنس کی جہاں تک بات ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 18.5 ارب فارن ایکسچینج ریزروز تھے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں 25.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کی لوگوں کی اوسطاً آمدنیوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے؟ کیا ہمارے ہاں اس وقت جو ویٹ کراپ ہے وہ تمام سارے ریکارڈز پچھلے توڑ چکی ہے؟ کہاں ہمارے پاس میکزیمم ہوتا تھا 20 ملین ٹن, اب ہم 25 ملین ٹن ہماری پیداوار ہو گئی. اب ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ہم گیہوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے سال جو ہمارا فسکل ایئر تھا اس پہ ہم نے کوئی 627 ملین ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی. یہ ساری آپ کی رورل کانسٹیٹوئنسیز ہیں, یہ ساری کی ساری؟ نہیں, رورل ہو یا اربن ہو, کیا مطلب جو ایکسپورٹس ہے وہ کیا صرف رورل ایریا سے جو زراعت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں؟ دیکھیے ایکسپورٹس کا تعلق رورل ایریا سے نہیں ہے, ریمیٹنسز کا تعلق رورل ایریا سے نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کاٹن کراپ جو ہے ہماری وہ کتنی عمدہ ہوئی ہے. تو آپ یہ کہنا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم خالی ہاتھ لوگوں کے سامنے جائیں گے. جناب, پاکستان پیپلز پارٹی نے دنیا کا سب سے بڑا سوشل سیفٹی نیٹ پیش کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے تحت. لیکن قصور کی نشست آپ نے ہاری ہے ابھی, یہ قصور کی نشست دیکھیے قصور کی نشست 200 ووٹوں سے جیت جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, وہ دونوں امیدوار ہمارے تھے, دونوں پی ایم ایل این کے سپورٹرز, دونوں پی ایم ایل این کے امیدوار تھے. 200 کی بات نہیں ہے, 70 کی. ان کا دعویٰ ہے نا بھائی جان, اگر آپ کے تھے تو آپ نے ان کو کیوں نہیں اپنا ٹکٹ دیا؟ اس لیے کہ وہ دونوں میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اوپن چھوڑ دی جائے. دونوں نے پی ایم ایل این کے جھنڈے نواز شریف کی تصویر کے اوپر الیکشن لڑا. چھوڑ دو نا کہ جھنڈے لگائے تھے یا نہیں لگائے تھے. میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا اپنا شیئر کا ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ کے مقابلے میں دونوں نے دگنے ووٹ لیے مسلم لیگ نون کے نام پر. احسن صاحب وہ سوال تھی کہ میں شاہ محمود قریش صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے, میں دوبارہ اس بحث پہ آتی ہوں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے احسن اقبال صاحب سے کہ انہوں نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا اس کو, وجہ کیا تھی؟ نہیں, وہاں پر دونوں ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جو تھے ان کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس سیٹ کو آپ اوپن کر دیں اور ہم جیت کے پی ایم ایل این میں آئیں گے. چونکہ ان میں آپس میں تصفیہ نہیں ہوا تھا, آپس میں تصفیہ نہیں ہوا, اس لیے اس کو اوپن رکھا گیا تھا. نہیں احسن اقبال صاحب, جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو کھل کے سامنے آنا چاہیے. آپ کو پتہ نہیں ہے جس بات کا آپ نے ابھی کاٹن کی بات کی, آپ کو پتہ ہے کہ زمیندار کو کاٹن کا کیا قیمت ملی ہے. وہ زمیندار تو بیچارہ مر گیا جس کو
कॉटन की कीमत ही नहीं मिली इस साल वहां पर। आप जाके पूछें तो सही साउथ पंजाब में और सिंध में क्या जी जी हालात हैं अच्छा जिम्मेदारों के। ये सब मैं 14 मिलियन बेल जो कॉटन के हुई हैं